हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं। अब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कैसे मिलाया जाता है और उसके बाद उस फंक्शन पर जो मिलाने के बाद आता है उस पर कैसे काम किया जाता है, अब हम ये सीखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अगर एक बार आपको कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये मेरी गारंटी है, पेपर में एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लोगों से सॉल्व ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर फंक्शन। हमारी क्लास 12th में हमें दो फंक्शन को कंबाइन करके स्टडी करनी है। फंक्शन जितने मर्जी आ जाए, हम अभी जितने भी एग्जांपल्स लेंगे वो लेंगे दो फंक्शन को कंबाइन करने वाले हैं, पर एट द एंड में आपको इनफाइनाइट जितने मर्जी आप फंक्शंस कंबाइन कर पाए इतना कैपेबल कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, जिसको मैं बोलता हूं लेट इट बी एक्स स्क्वायर प्लस 2। दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। तो चलिए अब मेरे को क्या करना है, मुझे इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करना है। अब कंबाइन करना है तो मैं लिखूंगा क्या, एफ ऑफ एक्स लिखूंगा या फिर जी ऑफ एक्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा मुझे नहीं पता। तो अब जब कंबाइंड फंक्शन को दो तरीके से लिखा जाता है, या तो फॉग एफ ऑफ जी या फिर गॉफ जी ओ एफ। अब क्या है फॉग, क्या है गॉफ। तो देखिए, अगर फंक्शन f के अंदर x की जगह मैं g ऑफ x लिख दूं तो वो हो जाता है फॉग, और फंक्शन g के अंदर मैं x की जगह अगर f ऑफ x लिख दूं तो वो हो जाता है गॉफ। अब मेरे को ये दोनों फंक्शन दे रखे हैं, पहले मैं निकालूंगा फॉग की वैल्यू। तो देखिए f ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर x की जगह मैं लिखता a तो हो जाता a स्क्वायर प्लस 2, अगर मैं उसकी x की जगह लिखता b तो हो जाता b स्क्वायर प्लस 2। तो अगर मैं x की जगह g ऑफ x लिखूंगा तो क्या ये फंक्शन g ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 नहीं हो जाएगा। मैंने x की जगह g ऑफ x लिख दिया। अब मैं आगे फर्दर पुट करता हूं g ऑफ x की वैल्यू। तो g ऑफ x की वैल्यू है साइन x, साइन x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2। तो ये हो गया साइन स्क्वायर x प्लस 2। तो f ऑफ g ऑफ x क्या आया, साइन स्क्वायर x प्लस 2। तो चलिए अब देखते हैं गॉफ की क्या वैल्यू आती है। तो g ऑफ x मुझे पता है वो है साइन ऑफ x। अगर मैं x की जगह a लिख दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं g ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ a, और उसी तरह मैं x की जगह मैं f ऑफ x बोल दूं तो मैं बोल सकता हूं ना साइन x की जगह आ जाएगा f ऑफ x। तो चलिए अब साइन f ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो g ऑफ f ऑफ x की जो वैल्यू आई वो आई साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां हमने सीखा दो फंक्शन को मिलाना। अब हम थ्रू आउट जो है फॉग और गॉफ में बात करेंगे। आप काफी जगह देखेंगे एच ओ एफ, जी ओ एच, एफ ओ एच, इनका कुछ मतलब नहीं है। जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स नाम दिया है, अगर मैं इसको एच ऑफ एक्स नाम दे दूं तो ये बन जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ओ जी।
तो ये सिंपली बस नाम होते हैं। तो बच्चों अब हम कंफ्यूज ना होते हुए कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। अगर f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन है तो इनको कंबाइन इस तरीके से किया जाता है। चलिए, अब ये तो बात थी, फंक्शन को मैंने कंबाइन तो कर दिया। अब आती है मेन मुद्दे की बात। मुद्दा है कि भाई डोमेन क्या होगी अब इस फंक्शन की और कोडोमेन क्या होगी। इस फंक्शन की डोमेन हमें पता है, इस फंक्शन की डोमेन मुझे पता है, पर क्या इन दोनों की कंबाइंड डोमेन मुझे पता है? नहीं पता। तो चलिए स्टडी करते हैं डोमेन और कोडोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन की। चलिए, एक सेट है ए, एक सेट है बी, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और f ऑफ x मुझे गिवन है इक्वल टू 2x। एलिमेंट्स हैं इसके अंदर 1 2 3 4, 2 4 6 8। तो 1 2 से, 2 4 से, 3 6 से, 4 8 से, ये हो गया। अब एक और सेट मुझे गिवन है सेट C, फ्रॉम FB टू C। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसकी कोडोमेन और इसकी डोमेन सेम है। तो चलिए, और ये फंक्शन दे रखा है g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5। इसके एलिमेंट्स लेट बी 7 9 11 13। तो 2 से 7 लिंक हुआ, 4 की इमेज आई 9, 6 से 11, 8 से 13। तो ये बन गया हमारा दोनों फंक्शन। अब आगे क्या सोचना है हमें? अब देखिए, अगर मैं g ऑफ x की बात करूं तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं g ऑफ f ऑफ x। अब बच्चों f ऑफ x है मेरा 2x, g ऑफ x है x प्लस 5। तो अगर मैं x की जगह f ऑफ x लिख दूं तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस 5। तो g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा f ऑफ x प्लस 5, g ऑफ x इक्वल टू ये। अब f ऑफ x प्लस 5, अब f ऑफ x की वैल्यू है 2x, तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू आ गई, गॉफ ऑफ x की वैल्यू आ गई 2x प्लस 5। अगर मैं x लेता हूं 1, तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू आती है, गॉफ x की वैल्यू आती है 7। x लेता हूं 2, तो गॉफ x की वैल्यू आती है 9। x लेता हूं 3, तो गॉफ x की वैल्यू आती है 11। और सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 4, गॉफ x की वैल्यू आएगी 13। अब यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है डोमेन है मेरी ये, और एक किसकी डोमेन है? गॉफ फंक्शन की। और को डोमेन है मेरी ये, जो कि रेंज भी है। तो बच्चों जब भी फंक्शन a से b एंड b से c दे रखा होता है तो उस केस में गॉफ की जो गॉफ ऑफ x को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a टू c। क्या हमेशा ऐसा होगा? मान लीजिए
अगर मैं बात करूं फॉक फंक्शन की, तो क्या फॉक के लिए भी डोमेन ए होगी और कोडोमेन सी होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फॉक फंक्शन के लिए डोमेन जो है बी हो जाएगी। आप इसी तरीके से फॉक के लिए डोमेन निकाल सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर एक फंक्शन f है जिसकी रेंज है, जिसकी डोमेन है a और कोडोमेन है b, और एक फंक्शन है g जिसकी डोमेन है b और कोडोमेन है c, तो हम यहां से लिख सकते हैं जो गोफ फंक्शन की डोमेन होगी वो होगी a और उसकी कोडोमेन होगी c। चलिए अब मेरा सवाल ये है कि अगर किसी फंक्शंस के लिए, मान लीजिए f ऑफ x जो था, जैसे हमने दो फंक्शन लिए f ऑफ x इक्वल टू 2x और g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, क्या इन दोनों के लिए गोफ और फोक दोनों पॉसिबल हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हमने गोफ यहां निकाला तो गोफ आया 2x प्लस 5। तो चलिए अब फोक निकाल के देखते हैं क्या आता है। fog of x is equal to fog of g of x। तो देखिए f of x की वैल्यू थी 2x, f of x था 2x, तो f of g of x क्या हो जाएगा? 2g of x, और g of x कितना है? x प्लस 5, तो 2x प्लस 10 आ गया। सर आप तो कह रहे थे फोग आएगा नहीं, ये तो आ गया। आया तो है बच्चों, पर एक गलत है। क्यों गलत है? चलिए देखते हैं। अब जो फॉग जो है उसकी, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो सबसे पहले हमने उठाया g ऑफ x, मतलब जो हमने एलिमेंट्स डाले g ऑफ x में, आप कौन से एलिमेंट्स डालोगे? g ऑफ x में हम एलिमेंट्स डालेंगे b के। अब b के एलिमेंट डालेंगे तो इसकी डोमेन तो हो जाएगी b, क्योंकि फॉक फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स हम डाल रहे हैं b के। क्यों? क्योंकि अंदर है g ऑफ x, तो x किसका है? g का, तो g किसके लिए डिफाइंड है? b और c के लिए। अब ठीक है, b डाल देते हैं, डोमेन तो आ गई। चलिए अब चेक करते हैं। अब b डालते हैं, b इक्वल टू, b का एक एलिमेंट है 2, तो चलिए 2 उठाते हैं, x इक्वल टू 2, तो f ऑफ फॉक ऑफ x कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 10, 14। आप मुझे इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा सेट दिखा दीजिए जिसके अंदर 14 एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके अंदर 14 प्रेजेंट हो, तो इसकी डोमेन तो है, पर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कोडोमेन, नो कोडोमेन एग्जिस्ट। जब कोडोमेन ही एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो देयरफॉर फोक कैनॉट एग्जिस्ट फॉर दीज वैल्यूज ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x। तो चलिए ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं फॉग और गॉफ पे, थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह पेपर में सॉल्व करना होता है। चलिए क्वेश्चन है, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है 2, 3, 4 एंड 5, कोडोमेन है 2, 3, 4, 5 एंड 9। एक फंक्शन है g 3, 4, 5, 9, जिसकी कोडोमेन है 7, 11, 15।
Also given f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 equal to f of 5 equal to 5, and g of 3 equal to g of 4 equal to 7, and g of 5 equal to g of 9 इक्वल टू 11। चलिए करना क्या है मुझे इस क्वेश्चन में, फाइंड डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ g ऑफ f गॉफ फंक्शन। तो चलिए कंपोजिट फंक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं दिखने में होते हैं काफी खतरनाक, पर जो सॉल्यूशन होते हैं ना इनसे इजी सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन के नहीं होते। तो चलिए अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेट है 2 3 4 5, एक सेट है 3 4 5 9, एक सेट है 7 11 15। क्या इन तीनों सेट के अलावा आपको यहां पर कोई तीसरा चौथा सेट दिख रहा है? नहीं। तो 2 जो है f ऑफ 2, यहां पे फंक्शन डिफाइंड है f, यहां पे फंक्शन डिफाइंड है g। तो जो f ऑफ 2 है मतलब ये वाला जो 2 है, जब मैं फंक्शन f में डालूंगा तो आंसर आएगा 3। ये मैंने कैसे बोल दिया? क्योंकि भाई क्वेश्चन में मेंशन्ड है। सिमिलरली f ऑफ 3 डालने से आंसर आएगा 4, 4 डालने से 5 और 5 डालने से भी 5 ही आएगा। अब आगे बात करते हैं फंक्शन g की। g ऑफ 3 एंड g ऑफ 4 इज 7, तो 7 और g ऑफ 5 एंड g ऑफ 9 है 11। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमें बताना है g ऑफ f की कोडोमेन और डोमेन। जैसा कि मुझे दिख रहा है जो g ऑफ f फंक्शन है वो कहां से वैल्यूज पिक कर रहा है? यहां से। तो इसकी डोमेन हो जाएगी 2 3 4 5, और फाइनली कहां पे आंसर दे रहा है? इस सेट में। तो डोमेन हो जाएगी 7 11 15। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेंज ऑफ g ऑफ f ऑफ x बता दो, तो बच्चों सीधा सा जवाब है रेंज हो जाएगी 7 एंड 11। तो ये हो जाएगी रेंज। तो चलिए यही था इस क्वेश्चन के अंदर। अब थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन जिसकी लैंग्वेज डरावनी सी हो वो भी देख लेते हैं कि भाई पेपर में तो सर ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है जैसा आपने लिख दिया। पेपर में तो उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि सेट है आर एन ये सब दे रखा होता है। तो चलिए वैसे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है शो दैट f of r minus 7 by 5 r minus 3 by 5 is defined by f of x equal to 3x plus 4 5x minus 7 and g such that r minus
3/5 r minus 7/5 is defined by g of x equal to 7x plus 4 5x minus 3, then fog is IA and GOF is IB, where A is r minus 3/5 and B is r minus 7/5, such that I of A of x is equal to x for all x belonging to A, I of B of x equal to x for all x belonging to B are called identity function on set A and B। तो ये है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको देने का एग्जामिनर का मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव होता है आपको डराना। इस क्वेश्चन में अगर वो चाहता तो सीधा f ऑफ a डिफाइन कर रखा है, b डिफाइन कर रखा है, r माइनस एलिमेंट 7/5, तो f ऑफ b टू a और f ऑफ a टू b सीधा लिख सकता था, पर उसका काम है आपको डराना। अब क्या कहता है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। f एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन है r माइनस 7/5, r माइनस 3/5। ये r माइनस 7/5 क्या है सर? अब देखिए, अब फंक्शन f देखिए, अगर मैं x की जगह 7/5 डालूंगा तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए उसने पहले ही रेंज डोमेन से 7/5 एलिमेंट को हटा दिया। बिल्कुल सेम तरीके से 3/5 को भी हटा दिया। चलिए कोडोमेन में से अब ये था हमारा डोमेन की बात और कोडोमेन की बात। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं g ऑफ x में 3/5 डालूंगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब वो बोलता है कि f ऑफ g जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन है, g ऑफ f b गॉफ और फॉग एक दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, जहां पर a डिफाइन कर रखा है, b डिफाइन कर रखा है, बता रखा है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी एक फंक्शन में x डालूं और आंसर x ही आए तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, और ऐसे ही बता रखा है b के लिए। उसने सीधा सीधा बता रखा है, तो हमें बस क्या करना है, शो दैट, हमें ये बात शो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बात शो करनी है, तो चलिए मैं निकालता हूं फॉग ऑफ x। क्या मैं इसको बोल सकता हूं f ऑफ g ऑफ x? बिल्कुल बोल सकता हूं। f ऑफ x गिवन है, वी नो f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। तो f ऑफ g ऑफ x भी बता दो भाई मुझे। तो 3 ऑफ g ऑफ x प्लस 4 अपॉन में 5g ऑफ x माइनस 7। देख लो, चलिए यहां पे आ गई हमारी ये वैल्यू। अब आगे g ऑफ x की वैल्यू डाल देते हैं। g ऑफ x है 7x प्लस 4 5x माइनस 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 7x प्लस 4 5x माइनस 3 प्लस 4,
अपॉन में 5 इंटू 7x प्लस 4, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली g ऑफ x की वैल्यू डाल दी। और आगे क्या लिखा है, -7। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये क्या आ गया, 21x प्लस 12 प्लस 20x माइनस 12 अपॉन में 5x माइनस 3 अपॉन में 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस 21 अपॉन में 5x माइनस 3, which implies 31x अपॉन 41x हो जाएगा ये, 41x अपॉन कैंसिल अपॉन में 41 विच इज इक्वल टू x। मैंने f ऑफ g में x डाला था भाई, और मुझे आंसर क्या मिला, x ही मिला। तो क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं हुआ? क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है। हमें कैसे पता है आइडेंटिटी फंक्शन है कि नहीं है? हमें क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है कि अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर x डाला जाए तो x ही आंसर आए। तो ये बात तो मैंने प्रूफ कर दी। मुझे अब प्रूफ करना है जी ऑफ गॉफ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी ऑफ एफ में इसको मैं बोल सकता हूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या गिवन है हमें? जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। तो जी ऑफ एक्स है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। चलिए तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? तो कुछ भी नहीं, x की जगह बस अब मैं एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा। 7f ऑफ एक्स प्लस 4 5f ऑफ एक्स माइनस 3। इसको हम बच्चों f ऑफ x, वैल्यू ऑफ f एट x, तो इसको हम बोलते हैं f ऑफ x। तो चलिए अब मैं f ऑफ x की वैल्यू डालता हूं। f ऑफ x क्या गिवन है हमें? 3x प्लस 4 5x माइनस 7। तो 3x प्लस 4 5x माइनस 7 प्लस 4 5 इंटू 3x प्लस 4 5x माइनस 7 माइनस 3। क्या वैल्यू आई यहाँ से? यहाँ से आई, अगर मैं इसको यहीं लिख दूँ 21x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28 अपॉन 5x माइनस 7 होल अपॉन 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21 होल अपॉन 5x माइनस 7। 5x से ये कटा, 15 ये एक कटा, माइनस 28 प्लस 28 कटा, तो बचा क्या? 41x अपॉन 41 दैट इज x। तो g ऑफ f में जब मैंने वैल्यू डाली x तो मुझे मिला x। तो देयरफॉर f ऑफ g एंड g ऑफ x, g ऑफ f both are identity functions। तो अप्रोच क्या रखनी है हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए? इस कंपोजिट फंक्शंस में हमें डरना नहीं है। क्वेश्चन जैसा मर्जी दिखने में हो, पर हमें
उसको सॉल्व करना है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाकर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम आगे अपने एक्सरसाइज में यूज करने जाएंगे। क्वेश्चन है शो दैट if f of a to b and g of b to c are 1 1, then g of f from a to c is also 1 1। तो जो हमारी अप्रोच थी 1 1 प्रूफ करने के लिए वही लगाएंगे हम यहाँ पर। हम वहां पर करते थे f of x1 इक्वल टू f of x2, पर यहां हम करेंगे क्योंकि फंक्शन अब आ गया कंपोजिट, तो गोफ ऑफ x1 इक्वल टू गोफ ऑफ x2। अब ध्यान देंगे तो ये हो गया g ऑफ f of x1 g ऑफ f of x2। अब देखिए मुझे बोल रखा है कि ये जो फंक्शन है g ये 1 1 है, तो मतलब अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं जब 1 1 होता है वो इक्वल हो जाती हैं। तो f of x1 इक्वल टू f of x2। मुझे ये भी बोल रखा है कि ये फंक्शन भी 1 1 है, तो मैं बोल सकता हूं x1 इक्वल टू x2। हम वहां पर लिखते थे कि अगर x1 इक्वल टू x2 है तो 1 1 है, पर अगर क्वेश्चन में मुझे पहले ही बोल रखा है कि f जो है एक 1 1 फंक्शन है, तो मैं बोल सकता हूं ना यहां से ये बात। तो चलिए हमने स्टार्ट कहां से किया, यहां से, हमने एंड का किया यहां पर। यही तो हमें करना होता है 1 1 प्रूफ करने के लिए। जहां से भी हम स्टार्ट करते हैं, जोन से भी फंक्शन की दो अलग अलग एलिमेंट्स पर वैल्यू को इक्वेट करते हैं, अगर एंड में वो दोनों एलिमेंट्स सेम आ जाएं तो फंक्शन 1 1 होता है। तो विच इंप्लाइज गोफ इज 1 1। क्या ऐसा हमेशा होगा? अगर फंक्शन f और फंक्शन g दोनों 1 1 है तो क्या हमेशा जो गोफ है वो 1 1 होगा? जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर f और g 1 1 है तो गोफ भी 1 1 होगा। अब क्या इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, इसका उल्टा, कि अगर गोफ 1 1 है, क्या f और g जरूरी है 1 1 हो? हमें नहीं पता। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे जहां देखेंगे कि ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि अगर गोफ 1 1 है तो f और g भी 1 1 हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। चलिए अब जैसे कि हमने 1 1 की बात की, क्योंकि हमें बाइजेक्टिव, अगर कंपोजिट को बाइजेक्टिव प्रूफ करना आ गया तो हमें फंक्शन को ऑन टू भी प्रूफ करना आना चाहिए कंपोजिट को। तो कैसे प्रूफ करते हैं कंपोजिट फंक्शन को ऑन टू, चलिए देखते हैं। इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। शो दैट if f of a to b and g of b to c are onto, then gof from a to c is also onto। चलिए let z भी बिलोंग्स टू, z एक एलिमेंट है जो कि c से बिलोंग करता है।
y एक एलिमेंट है जो कि b से बिलोंग करता है, सच दैट अगर मैं g के अंदर y डालूं तो मुझे z मिले। तो यहां पे एक बात फॉर ऑल भी ऐड कर देंगे हम, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स की बात करनी है सी के। अब इस बात का मतलब क्या है, अगर मैं y में कोई भी एलिमेंट डालूं और मुझे z मिल जाए, मतलब z जो है सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है, जो z है ऑल एलिमेंट्स ऑफ c, तो सारे के सारे मुझे एलिमेंट मिल जाए c के, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब क्योंकि मुझे बोल रखा है फंक्शन g b टू c ऑन टू है और ये भी ऑन टू है, तो बच्चों यहां से मैं अब एक और बात बोल सकता हूं, फॉर ऑल y belonging to b there is x belonging to a such that f of x equal to y। फिर से समझते हैं इन दोनों बातों को। मुझे बोल रखा है कि a और f और g जो है दोनों फंक्शन ऑन टू है, तो मैंने मान लिया z और y एलिमेंट्स हैं c और b के, सच दैट g ऑफ y इक्वल टू z। फॉर ऑल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे बता रखा है कि फंक्शन ऑन टू है, सारे के सारे z जो होंगे वो रिलेटेड होंगे किसी ना किसी y की वैल्यू से, और सिमिलरली सारे के सारे y रिलेटेड होंगे किसी ना किसी वैल्यू ऑफ x से। अब सारी की सारी वैल्यूज ऑफ y रिलेटेड है x से और सारी की सारी z की वैल्यू रिलेटेड है y से, तो इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी x की वैल्यूज रिलेटेड है z से। मतलब देखिए ये तीन सेट हैं ए बी सी, यहां कुछ एलिमेंट्स हैं, यहां भी कुछ एलिमेंट्स हैं और यहां भी कुछ एलिमेंट्स हैं। इसने बोला इस स्टेटमेंट के हिसाब से b की सारी वैल्यूज a से रिलेटेड है, हो सकता है सेम से रिलेटेड हो, वो हमें मतलब नहीं है। चलिए अब फर्स्ट स्टेटमेंट ने बोला सारी की सारी z वैल्यूज जो हैं b से रिलेटेड है, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो गया। क्या मैं यहां से ये नहीं बोल सकता जो कि फंक्शन है मेरा गॉफ a टू c, अब हम ऑन टू कब बोलते हैं, जब कोडोमेन दैट इज c के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट डोमेन के अंदर किसी एलिमेंट से लिंक्ड हो। तो c के सारे एलिमेंट्स क्या डोमेन के एलिमेंट से लिंक्ड हैं? बिल्कुल है। तो देयरफॉर गॉफ इज ऑन टू। आई अंडरस्टैंड यहां पर आपको, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पाइल अप होते जा रहे हैं, थोड़ी दिक्कत आएगी, पर अगर इसे हम दोबारा समझेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट सी के रिलेटेड है ए से, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि गॉफ जो है एक ऑन टू फंक्शन है। चलिए अब क्या मैंने कंक्लूजन निकाला, ये मैंने क्यों किए थे, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम के अंदर, ये दोनों। तो कंक्लूजन है अगर f जो है 1 1 है और g जो है 1 1 है तो गॉफ भी 1 1 होगा। अगर f जो है ऑन टू है, g जो है ऑन टू है, और इनसे मिलकर जो गॉफ बनेगा वो भी ऑन टू होगा।
चलिए, ये था कंक्लूजन। अब बच्चों, अब मुझे बात करनी है, क्या इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है? अब मान लीजिए ये पेपर में क्वेश्चन आए हैं, तो इसका उल्टा भी तो आ सकता है कि अगर गोफ एक 1-1 फंक्शन है, तो क्या ये जरूरी है कि एफ और जी को दोनों को 1-1 होना पड़ेगा? क्वेश्चन आ सकता है ना आपके एग्जाम में ये। आर एफ एंड जी both necessarily onto if गोफ इज ऑन टू। आ सकता है क्वेश्चन, और सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरीली 1-1 if गोफ इज 1-1। तो बच्चों, अगर मैं इसके प्रूफ पे जाऊं तो बहुत छोटा सा प्रूफ है, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए और ये प्रूफ हो जाएगा। तो सीधा हम कंक्लूजन लिखते हैं, इफ g of f इज 1-1, अगर g of f 1-1 है तो गोफ होगा 1-1। अगर g of f है, g गोफ 1-1 है, तो f तो पक्का 1-1 होगा। g का मुझे नहीं पता। अगर गोफ ऑन टू है तो g पक्का ऑन टू होगा। ये कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है। तो ये बात याद रखनी है हमें। अब बाकी का जो कॉन्सेप्ट है, इनवर्स फंक्शन एंड ऑल, कि इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज नंबर 1.3। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।